जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास में महत्वपूर्ण तरीके से आपको मैं एनआरसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने का कार्य करूंगा, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेगा। चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, यदि जिन विद्यार्थियों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, नागरिकता को पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि आखिर नागरिकता होता क्या है। सभी उनके किस प्रकार हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में पढ़ा रखी हैं। जाइए वहाँ पर पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप क्रमबद्ध तरीके से सभी वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आने का कार्य कर रही होंगी। ठीक है विद्यार्थियों, इसके अलावा डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि देखो मैं एक बार हर बार यही कहता हूँ, क्योंकि अगर आज आप कर्म पर फोकस करेंगे ना, तो कहते नहीं है कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, और भैया मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और अगर सोचते हो ना कि सूरज जैसा बन जाए, तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा अदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। किस प्रकार की रही पंक्तियां बताइएगा जरूर। और ये पंक्तियां मैं कहता हूं जिससे कि आपके अंदर एक मोटिवेशनल आए, और कहीं ना कहीं आप पढ़ने के प्रति बिल्कुल रेगुलर रहें, रेगुलरिटी मेंटेन रखें। जिस प्रकार हम आपको डेली, बिल्कुल डेली कुछ भी हो जाए, हर हर परिस्थिति में आपको हम पढ़ाने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार आपको भी डेली पढ़ने का कार्य करना होगा, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न होना खत्म हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात पर। ठीक है, तो चलेंगे अपनी वीडियो की ओर। आज की वीडियो में क्या बेहतरीन चीज़ें हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, सभी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वही चीज़ें आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेंगी। चलते हैं सीधा वीडियो पर। देखेंगे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनआरसी के बारे में। आखिर एनआरसी होता क्या है, जल्दी से बताइए विद्यार्थियों, एनआरसी आखिर होता क्या है, बोलो। अगर हम बात करें एनआरसी की, तो क्या होता है, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन। यानी आपका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के रजिस्टर में है कि नहीं है। आपने देखो जनगणना होती है अपने यहाँ, सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि हमारे भारत में एक जनगणना होती है। तो जनगणना में आपको बता दें तो यही रजिस्टर चेक करता है कि प्रत्येक वर्ष में भारत में जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है, क्या कितनी वृद्धि हुई है, इसी चीज़ें के बारे में जनगणना की जाती है कि अब भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। आखिर एनआरसी की क्यों जरूरत पड़ी, क्या जरूरतें रहीं कि हमें एनआरसी को लाना पड़ा, क्या कारण थे। और एनआरसी तो भैया कुछ ज़्यादा टाइम ना हुआ है, 2013 की बात है, 2013 समथिंग 2015 की। अगर आपके आपके माता पिताओं को तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा एनआरसी के न्यूज़ पर, भैया एनआरसी 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 बहुत ज़्यादा, कम से कम 1.5-2 महीने लगातार वही वही न्यूज़ चल रही थी। आप लोग अभी भी जाकर गूगल पर, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, गूगल पर जाकर देख सकते हैं। एनआरसी का बहुत बड़ा मुद्दा था, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बहुत लंबे समय तक चला, और 2013 के समथिंग 2015 के समथिंग की बात यह मैं आपको बताने का कार्य कर रहा हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप समझिएगा यहाँ से, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी, पंजी मतलब पंजीकरण की बात हो रही है। ठीक है, पंजीकरण यानी आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिसमें उन भारतीयों के नाम हैं, जिसमें उन भारतीयों के नाम हैं जो असम के वास्तविक यानी वैध नागरिक हैं, मतलब जो एक्चुअली में सच में असम के ही नागरिक हैं, वास्तविक नागरिक हैं, वैध नागरिक हैं। ठीक है,
वहाँ की बात हो रही है। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। क्या था, असम के लोगों, क्या था, ये नागरिकता का बहुत बड़ा टेंशन हो रही थी कि यार कि असम के लोगों को नागरिकता, कौन असम का है कौन असम का नहीं है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो आपको बता दें, एक युद्ध चल रहा था भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जब लड़ाई हो रही थी ना, तो उस समय पे लड़ाई होने की जब बीच वाला सेंटर पॉइंट होता है ना, उससे क्या हुआ, कुछ लोग भारत में आ गए। क्या हो गए, कुछ लोग वहाँ के जो धर्म से पीड़ित थे, किसी कारणवश समस्याएं थी, वो कहाँ पर आ गए, भारत में आ गए। तो क्या उसी कारण विशेष रूप से कहा गया कि नहीं भैया तुम असम के वासी हो कि नहीं। इस पर बड़ा मुद्दा रहा, बड़ी लड़ाइयाँ नहीं, बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जिस कारण हमें एनआरसी की आवश्यकता पड़ने लगी। और एनआरसी मुख्य रूप से असम के लिए, असम के नागरिकों लिए ही बनाई गई थी। क्या, असम के नागरिकों के लिए ही बनाई गई थी। इस लाइन में बस यही यह कहने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, देखो चल रही थी, तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। समझिएगा, अगर दो देशों के बीच में विवाद होता है, आपने कहावत सुनी होगी कि घुन के साथ, गेहूं के साथ घुन पिसता है। गेहूं के साथ घुन का मतलब यही है कि दो देश तो लड़ रहे हैं। अब दो देश तो लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें पिसने का कार्य जनता करती है। क्या करती है, जनता करती है। अगर हम वर्ल्ड वार युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी किसको हुई थी, सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना जनता को ही करना पड़ा था। जबकि दो देशों के बीच में प्रमुख रूप से युद्ध हुए थे, दो और भी देश संगठित होकर बड़ा एक विश्व युद्ध बन गया, जिसको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया, बहुत भयंकर तरीके से। और इसके बीच में सारा मटेरियल में पिसा कौन, जनता पिसी, लोग पिसे, लोगों का नुकसान हो गया। इसी कारण कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। ठीक है ना, तो यही समस्या है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, दोनों में विवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन परेशानी लोगों को होने लगी, जिस कारण वह वहां से भागकर, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लोग भागे, ऐसा देखो पाकिस्तान से भी कुछ लोग भागे और बांग्लादेश से भी कुछ लोग भागे, और भाग कर वह कहाँ पर आ गए भैया, वह भाग कर भारत में आने का कार्य किया। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित थे। देखो, धार्मिक प्रताड़ित तो आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान का विशेष रूप से उदाहरण आप ले सकते हैं। उनने कहा नहीं भैया तुम गैर मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम मुस्लिम, आपको बता दें कहीं कहीं के काला गोरा का भेद होता है, कहीं धर्म का भेद होता है, कहीं ऊंच नीच का भेद होता है। जहां पर धर्म की बात, ऊंच नीच की बात हो जाती है, समझ लीजिए उस देश का विकास उसी समय रुक गया। जब भी यह मुद्दे आते हैं कि भैया इस, ये हमारे धर्म का नहीं है, जब धर्म से विवादित, जाति से विवादित कहीं भी मुद्दा उठते हैं, तो समझ लीजिएगा उस देश का विकास अब रुक चुका है। उनके पास किसी और टॉपिक पर बात करने नहीं बचा है। इस चक्कर में वह धर्म पर और जाति पर और ऊंच नीच की बातों पर, मुस्लिम गैर मुस्लिम, इस प्रकार की बातें करें जिससे कि हमारी सरकार बन सके। ठीक है, तो समझ लीजिए उसी समय उस देश का विकास रुक गया। ठीक है, तो क्या हुआ, धर्म से लोग पीड़ित होकर, मुख्य रूप से धार्मिक पीड़ित, ठीक है, धार्मिक पीड़ित हानि, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा पीड़ित थे। भाई अपने ही देश के, जैसे पाकिस्तान का कोई निवासी है, ठीक है, अब उसमें पाकिस्तान में तो ऐसा है नहीं कि सारे मुसलमान हैं, उसमें कुछ हिंदू भी है, लेकिन बड़ी संख्या मुस्लिम 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 लोगों की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी संख्या जो है वो हिंदू लोगों की भी वहाँ पर मौजूद है। तो क्या हुआ, मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को प्रताड़ित करने लगे, या आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना दोनों में उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो जब ये समस्या उत्पन्न हुई ना, तो कुछ लोग अपने धर्म से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, उस कारण वह भारत में भागा। इसका एक प्रमुख कारण यह रहा, अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। प्रताड़ित यानी कष्ट देने लगे कि नहीं भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम पूजा नहीं करा सकते, तुम कथा नहीं करा, बहुत सारी चीज़ें होने लगी उनके धर्म में। क्या होने लगे, उनके धर्म के बीच में वो क्या बोलते हैं अपना, कहने लगे, हाँ नहीं का जवाब कहने लगे, नहीं भैया ये नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, नुक्स निकालने लगे, इस प्रकार आप कह सकते हैं। तो जब
जैसे भारत है, अब भारत में विशेष प्रकार के धर्म, विशेष प्रकार की जातियां, विशेष प्रकार की बोलियां, विशेष प्रकार के लोग, विशेष प्रकार का कल्चर पाया जाता है। और यही कल्चर अगर कहने लगे कि नहीं भैया, पंजाब से कहे कि नहीं ये पंजाब का गेहूं है, हम पंजाब का नहीं खाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हमको तो होंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब वालों को समस्या नहीं होगी, पंजाब वालों को भी समस्या होंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो हमारे भारत देश में, अपने भारत देश में क्या होता है, सभी से मिलकर रहने वाला एक विकासशील देश है, सभी को साथ में प्रेम का बंधन बांधने वाला एक देश कहा जा सकता है। यहाँ पर सभी लोग प्रेम, मेल मिलाप से रहने का कार्य करते हैं, समझिए। तो यही समस्या उत्पन्न होने लगी कि वहीं के लोग कहते नहीं है, अपने ही परिवार मान लो 10 लोग गोरे हैं, एक लोग काला हो जाए तो उसको इतना प्यारे तुम करिया है, तुम करिया, इस तरीके के बड़ बुरे 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 शब्दों का प्रयोग करके उसको क्या प्रताड़ित करने लगते हैं। एक परिवार के एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताने का कार्य कर रहा हूँ। तो वो परिवार का जो वो अकेला जो काला लड़का है, वो कहा सब गोरे हैं, तो उसको अनकंफर्टेबल फील होगा कि यार हम कहाँ पर आ गए, जबकि उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है, उसकी कोई गलती ही नहीं है। रंग का क्या है भाई, आज है तो कल बदल भी सकता है। तो क्रीमें भी इतनी खतरनाक खतरनाक आ गई ना, है ना। तो बस यही चीजें हैं, तो उसके क्या बोलना कि मतभेद हो, प्रताड़ित करने लगते हैं ना लोग, इसी प्रकार ये समझ सकते हैं। अब तो अपने ही लोग प्रताड़ित करते तो ज्यादा कष्ट होता। लोहा कहता है लोहा और सोना दोनों एक बार वार्ता कर रहे थे, दोनों के बीच रोने लगे। दोनों दोनों इसमें से लोहा ज्यादा दुखी था। लोहा कहता था हमें तो अपने ही पीटते हैं, यानी लोहे को पीटने का काम कौन करता है, लोहा ही करता है। जबकि सोने को पीटने का काम भी लोहा करता है। सोने को सोने से नहीं पीटा जाता है, सोने को भी लोहे से ही पीटा जाता है। इसलिए लोहा ज्यादा रोता है कि जब अपने ही कष्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा कष्ट होता है ना। जब अपने ही अपने नहीं रहते तो कहीं ना कहीं ज्यादा कष्ट होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अपने ही लोग प्रताड़ित करने लगे। इस पर क्या, उस सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा, कहने लगे कि अब आप एनआरसी लाइए। क्या कहा कि आप एनआरसी लाइए, और जो व्यक्ति 24 मार्च सन 1971, यहाँ पर देखिए भैया जी, 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, यानी 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत आए हैं, ठीक है उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। यानी 24 मार्च 1971 के पहले नोटेड योर पॉइंट, 1971 के पहले, वो भी 24 मार्च 1971 के पहले जो भारत में आए हुए हैं उनको एनआरसी के तहत नागरिकता दे जाएगी। ऐसे उनके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, एनआरसी लाना बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं नागरिकता की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वो कह रहे नहीं तुम हमारे देश की नहीं हो। जब कहती नहीं है, अब एक ही घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो बाहर के लोग तो अपने आप घर को तोड़ देते है ना। जब घर में ही बनती नहीं है ना लोगों की, तो बाहर वाले तो वैसे ही मजा लेते हैं, वैसे ही घर को तोड़ने का कार्य करते हैं। अब ये भागकर भारत में तो आ गए, लेकिन मतभेद उत्पन्न होने लगा। कहने लगा कि नहीं भैया तुम हमारे देश के नहीं हो, कहना कहने लगे नहीं भैया तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो, तुम असमी हो, या असम से आई हो, तुम भारत के नहीं हो, तुम आतंकवादी हो। जो भारत से, वो तो यार एक्चुअली में धर्म से पीड़ित यार, अपने दूसरों के कष्ट कहती नहीं है यार, वो बहुत कष्ट में थे, जिस कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। किसी को अच्छा नहीं लगता यार अपना घर द्वार, परिवार, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस छोड़कर किसी दूसरे देश में शिफ्ट होना, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं बड़ी होती हैं जब किसी देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यही समस्याएं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने ही देश में मुद्दे होने लगे, विवाद होने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 1971 के पहले जो भारत में आए हैं उन्हें एनआरसी के तहत भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए। 2015 की बात करें, 2015 में एनआरसी रजिस्टर बनने लगे। 2015 में एनआरसी रजिस्ट्रेशन बनने लगे कि कौन भारत में नागरिकता के लिए, मतलब नागरिकता मिलनी चाहिए कि इनको नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 24 मार्च 1971 के बाद भारत में लोग आए नहीं थे, और भी लोग आए होंगे। तो उनका पता लगाने के लिए कि भैया देखो क्या होता है, देश की व्यवस्था, देश की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा होता है।
इन अच्छे लोगों के साथ कहीं ना कहीं बुरे लोग भी भारत में आ जाते हैं। आतंकी हमले, बम बारूद, बहुत सारे कार्य वह कराने का कार्य करते हैं। तो उन लोगों का पता कराने के लिए रजिस्ट्रेशन होने लगे। 2015 की बात करें तो एनआरसी के तहत रजिस्टर बनने लगे। ठीक है, जब रजिस्टर बनने लगे, आगे समझिए, यहाँ पर एनआरसी में रजिस्टर बनने के लिए दो लिस्टों को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट, क्या 30 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कितने? 30 डॉक्यूमेंट आपके पास। 30 डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बिजली का बिल हो, कुछ भी हो भाई साहब, XYZ, आप किसी डिग्री कर रही हो किसी कॉलेज से, आपका निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जितने भी लगभग लगभग 30 डॉक्यूमेंट में से सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक होना चाहिए। क्या? सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक होना अनिवार्य है। खुदा ना खास्ता आपके पास ऐसा हुआ कि नहीं 30 डॉक्यूमेंट में से आप किसी एक भी नहीं बनवा सके, पहली बात तो ये असंभव ही है। क्या 30 डॉक्यूमेंट में से कहीं ना कहीं आपके पास एक ना एक डॉक्यूमेंट तो होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कहीं ना कहीं आपके पास एक डॉक्यूमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जब आपके पास 30 में से 30 नहीं है, कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। भारत सरकार सभी के बारे में सोचती है। हमारा भारत देश आपको पता है ना, प्रेम प्रिय देश है। सबको प्रेम में बांधना, सबको साथ में रखना, यही हमारा भारत देश कहने का कार्य करता है। तो किसी समस्या वर्ष उसके पास 30 में से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके पास अगला ऑप्शन भी दिया गया है। उनने कहा है यदि आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 मंथ यानी 4 महीने का 4 महीने का समय में दिया जाता है। आपको 4 महीने का समय दिया जाता है और 4 महीने के अंदर में आपको 4 महीने के अंदर में अपने आप को यह साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं। यदि आप 4 महीने के अंदर अपने आप को साबित भी नहीं कर सके, यानी आपको 30 डॉक्यूमेंट नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 30 डॉक्यूमेंट भी नहीं तो 4 महीने के बीच में आप साबित कर दो, किसी से कहलवा दो, किसी से कुछ भी कह दो कि नहीं भैया हम इन्हें इतने वर्ष से जानते हैं, ये हमारे परिवार के हैं, मतलब कुछ भी यार, आप 4 महीने के अंदर अंदर में आप यह साबित कर दो कि नहीं भैया हम यहीं के नागरिक हैं। जो 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अगर आप 4 माह के अंदर साबित भी नहीं कर सके, देखो अगर आप साबित भी नहीं कर पाए, आपको किसी व्यक्ति ने, किसी लोग ने, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो आगे भी देखो एक प्रावधान और है। तो 4 नहीं कर सके तो आपको कहाँ पर, आपको फटाफट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। क्या? वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने आप को साबित करना होगा। और वहां पर भी आप साबित नहीं कर सके, कितना बेहतरीन यार, मतलब पूरी कोशिश रही कि कहीं ना कहीं एक ऐसा ना चला जाए हमारे भारत देश से जो बेचारा, कहते नहीं है कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात। तो एक अच्छा व्यक्ति, एक सुनहरा व्यक्ति, एक जो भारत के लिए क्या बोलते हैं आप सकते हैं, भारत का भविष्य बनाए, भारत को आगे ले जाए, वो व्यक्ति ऐसा ना हो कि वह भारत से चला जाए। भारत की पूरी कोशिश रहती है कि जो जितना हो सके अतिथि देवो भव, हमारे भारत का तो स्लोगन ही यही है, अतिथि देवो भव। हमारे लिए अगर मेहमान आता है तो वो भी भगवान के समान होता है। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर इस बात को साबित नहीं कर सके तो आपके पास एक ऑप्शन और है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सके तो वहां पर आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आपको यह साबित करना पड़ेगा। और आप यहां पर भी अगर साबित नहीं कर सके तो सीधी सी बात है, आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बिल्कुल सीधी बात है, कुछ बचा ही नहीं है अब इसमें, बिल्कुल सीधी बात है। अगर आप यार आपके पास 30 डॉक्यूमेंट नहीं है, पहली बात तो 30 डॉक्यूमेंट, 30 अंक भी बहुत हो गए डॉक्यूमेंट के तौर पर। 30 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 माह के आपको समय मिलता है, आप उसमें साबित कर सकते हैं, तब भी नहीं कर सके कोई दिक्कत नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 मंथ में साबित कर दें, अगर आप उसमें भी नहीं कर सके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी आप 4 माह के अंदर तो भी साबित नहीं कर सके तो हद है, फिर आप इसके मतलब भारत के नागरिक है ही नहीं। भारत में आतंकवाद के तौर पर आप घुसे हुए हैं, घुसपैठिए हैं, इस प्रकार का हो सकता है और आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी और आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीधी सी बात, खत्म कहानी, और कुछ नहीं है। एनआरसी का मतलब यही है। क्या है एनआरसी का मतलब? यही है कि सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के विवाद का युद्ध रहा तो कुछ लोग क्या हुआ,
कुछ कुछ लोग भारत में आने का कार्य किया। क्या हो गए? भारत में आने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पता लगाना बहुत ज़रूरी था कि ये भारत का है कि नहीं है। इसी को हम एनआरसी कहते हैं, सीधी सिंपल भाषा में, और कोई समस्या नहीं है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जैसे चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर हम बात करें भारत में राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण, भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिसके द्वारा भारत ये भारतीयों के नाम हैं। जो असम के वास्तविक यानी वैध नागरिक हैं, वह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे लोग वहां से भागकर भारत चले आए थे। ये सभी लोग धार्मिक पीड़ित बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा पीड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट 2013 में कहा कि आप एनआरसी लाइए, और जो व्यक्ति 21 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं एनआरसी के तहत उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जानी चाहिए। 2015 में एनआरसी रजिस्टर बनने लगे। एनआरसी में रजिस्टर होने की 2 लिस्टें थी जिनमें कुल में से 30 डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। अगर आपके पास कुल डॉक्यूमेंट 30 में से नहीं है एक भी, तो आपको 4 महीने का समय मिलता है, अपने आप को साबित कर दीजिए। और तब भी आप साबित नहीं कर सकते तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 मंथ का समय वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर साबित करिए। वहाँ पर अपने आप को साबित ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर सके तो आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी और आपको भारत से निकाल दिया जाएगा। इतनी सी बात थी एनआरसी के बारे में। कल हम वार्ता करेंगे एनपीआर के बारे में, कल हम विशेष रूप से बात करेंगे, जो कि बहुत बेहतरीन सा चैप्टर रहेगा। और उसके बाद कल हम आपको बता दें भाग नंबर 3 की ओर भी आगे बढ़ेंगे। भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में मैंने पूरा चीज़ें आपको डिटेल में बताने की कार्य किया है, पूरा डिटेल में सभी चीज़ों को बताने का कार्य किया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है जाइए प्लेलिस्ट में, अग्निपथ बैच का नाम है, प्लेलिस्ट अग्निपथ बैच के नाम से बना हुआ है। जाइए पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है पढ़ने में, क्या कितना आनंद आता है पढ़ने में। बने रहिए, फ्यूचर एकेडमी से जुड़े रहिए। इस बात की गारंटी देता हूँ 2023 के अंतिम तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। बशर्ते आप डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा, डेली पढ़िएगा, डेली क्लासेस लीजिएगा, बस कष्ट नहीं होगा जीवन में, इस बात की गारंटी दूंगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।